जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका योगा ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शेयर के बारे में जो अपने शेयर होल्डर को कई गुना प्रॉफिट करके दे चुके हैं। तो इस सीरीज़ में पहला शेयर है इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसका शॉर्ट फॉर्म है इरेडा। इरेडा जो कंपनी है वो एक तरीके से सरकारी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ऐसे कंपनी को फाइनेंस करती है एंड ऐसे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करती है। और ये देखा गया है कि हाल फिलहाल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को बहुत ही अच्छा मुनाफा दिया है। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं कि इसके चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं, एक साल के चार्ट पैटर्न में ये शेयर शुरू में 60 रुपये का होया करता था और उसके बाद ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अप ट्रेंड में चलता रहा। एंड अभी के समय पे ये लगभग आप लोगों को 300% का मुनाफा दे चुका है एक साल में। तो अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो देख सकते हैं कि जो इसका मार्केट कैप है वो है 65,165 करोड़। एंड अगर इसके करंट प्राइस की बात करें तो 242 पे ट्रेड कर रहा था। इवन ये एक 250 भी गया था, जैसे कि अभी देख सकते हैं आप लोग। इसका 12 वीक हाई एंड लो रहा है 255 एंड 50 रुपये। अगर हम इसके पी रेशो की बात करें तो इसका पी रेशो 52 है। और ये डिविडेंड यील्ड कंपनी नहीं, क्योंकि ये अभी नई कंपनी है। तो आगे इन फ्यूचर आने वाले समय में डेफिनेटली ये डिविडेंड भी देगी। अगर इसके आरओई की बात करें तो 17.3% का आरओई है। और अगर हम इसके क्वार्टर बेस रिज़ल्ट की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके दिसंबर 23 के रिवेन्यू रहा है 1,253 करोड़ का, जो कि मार्च 24 में 1,391 करोड़ का हो गया है। और अगर इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस बहुत कम है। आप लोग जैसे देख सकते हैं दिसंबर 23 में जो इसका एक्सपेंसेस रहा है वो ओनली 99 करोड़ का रहा है, और जो कि मार्च 24 में घट के हो गया है 56 करोड़। तो ये बहुत ही बढ़िया साइन है कंपनी के ग्रो होने का, प्रॉफिटेबल रहने का। बिकॉज जब कंपनी का रिवेन्यू ज़्यादा हो और एक्सपेंसेस कम हो, इसका मतलब कि कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और प्रॉफिट में है। अगर हम आ, इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर 23 क्वार्टर में कंपनी ने 336 करोड़ नेट प्रॉफिट दिखाया था, जो कि मार्च 24 में 337 करोड़ का हो गया। इसका मतलब कि प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। अगर हम ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि मार्च 23 में जो इसका रेवेन्यू था वो था 3483 करोड़ रुपए, जो कि मार्च 24 में बढ़ के हो गया 4,965 करोड़ रुपए। तो ये एक बहुत ही बढ़िया साइन रहा कि लास्ट ईयर जिस कंपनी ने 3,400 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट की, उस कंपनी ने मार्च 24 आते आते एक साल में लगभग 5,000 करोड़ की रिवेन्यू जनरेट की। तो ये बहुत ही बढ़िया साइन रहा इसके लिए। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर, तो देख सकते हैं आप लोग कि मार्च 23 में 865 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि मार्च 24 में आके 1,252 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो गया। यानी इस कंपनी ने लगभग कह सकते हैं कि डबल के करीब नेट प्रॉफिट दिखाया एक साल में। तो ये बहुत ही अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी है और इसमें तो अप ट्रेंड लगा ही हुआ है। ये जब से इसका आईपीओ आया था तब से आप लोग देख सकते हैं कि 40-50 रुपये के भाव का लगभग आईपीओ था, और ये एक डेढ़ दो सालों में कंपनी ने 3-4 गुना पैसा कर दिया अपने शेयर होल्डर का। तो ऐसी कंपनी बार बार नहीं आती ऐसे, क्योंकि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस जो है वो आगे आने वाला फ्यूचर है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। और इसी सेक्टर पे बेस्ड है, क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट का ड्रीम प्रोजेक्ट है और आने वाला एनर्जी सेक्टर का फ्यूचर है। तो इसीलिए ये सेक्टर बूम कर रहा है और इसमें जिसने भी पैसा लगाया इवन उन्होंने तो डबल ट्रिपल कर ही लिया, और जो अभी लगा रहे हैं उनका भी पता नहीं कि ये शेयर कहाँ तक जाएगा। तो ये डबल ट्रिपल भी हो सकता है। अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करें यहाँ, तो आप लोग बैलेंस शीट भी देख सकते हैं कि
इसका जो रिज़र्व रहा है, इसका रिज़र्व जो है मार्च 23 में 3,651 करोड़ का है, और जो कि मार्च 24 में इन्होंने 5872 करोड़ का रिज़र्व कर लिया है। और अगर हम इनके बोरोइंग की बात करें तो मार्च 24 में इनके पास बोरोइंग है 49,687 करोड़। बिकॉज ये एक फाइनेंसिंग कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट को और कंपनी को फाइनेंस करती है, इसीलिए इनके पास ये बोरोइंग भी है। अगर हम इसके फिक्स एसेट्स की बात करें तो 361 करोड़ की फिक्स एसेट्स है इनके पास, और टोटल एसेट्स की बात करें तो 62,600 करोड़ की फिक्स टोटल एसेट्स है। तो ये कंपनी कभी भी अपने एसेट्स बेच के और अपनी लायबिलिटी बोरोइंग चुका सकती है। और इवन ये एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जिसमें गवर्नमेंट की सीधी हिस्सेदारी है, तो ये कंपनी कभी डूब नहीं सकती, क्योंकि गवर्नमेंट खुद इस इंडस्ट्री को और इस कंपनी को आगे बढ़ा रही है, तो इसमें निवेश किया जा सकता है। अगर हम इसके इन्वेस्टर्स की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो दिसंबर 23 में 75% की थी, और मार्च 24 में भी 75% की होल्डिंग है, यानी प्रमोटर से 1 रुपये का भी माल बेचा नहीं है। और अगर प्रमोटर 1 रुपये का भी माल नहीं बेचता, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मोटी पार्टियां इस शेयर को लेके बैठी हुई हैं अभी तक। उनको पता है कि ये शेयर अभी आने वाले समय में और ऊपर जाएगा। जैसे कि हमें पता था HAL, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा, अडानी सब एक समय पे 100 से नीचे के शेयर हुआ करते थे, लेकिन उनमें बढ़ोतरी हुई, बिजनेस ग्रो हुआ, कंपनी ने अच्छे रिजल्ट दिखाए, और ईयर ऑन ईयर वो कंपनी भागती रही। और आज के समय में आप लोगों को देखा होगा आप लोगों ने कि वो शेयर अब हमारे बस की भी नहीं है लेना। आप HAL की बात करते हैं, HAL बहुत दूर की खेती हो गई है। अगर मैं HAL की बात करूं तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी HAL के करंट प्राइस क्या चल रहा है, 5559 का प्राइस चल रहा है, जो कि एक समय में बहुत सस्ता होया करता था। तो इसीलिए जिस इंडस्ट्री में अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है उस शेयर में अगर आप लोग शेयर होल्डिंग किए हुए हैं, प्रमोटर FIDIs होल्डिंग कर रहे हैं, तो हमें रिटेल इन्वेस्टर को भी होल्डिंग करनी चाहिए, ताकि हमारा पैसा ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो सके। हमारे में कमी क्या है कि हम लोग होल्डिंग नहीं कर पाते। शेयर तो बाई कर लेते हैं, शेयर बाई भी कर लेंगे, उसके बाद अगर 10 से 15% की प्रॉफिट कमाई नहीं हमने 1-2 महीने 3 महीने में, उसके बाद बेच के तुरंत निकल जाते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि शेयर 100 से 500 रुपये चला गया, और हम देखते रह जाते हैं। तो इसलिए शेयर में होल्डिंग भी दिखानी चाहिए, और अपनी रिसर्च भी रखनी चाहिए कि अपने रिसर्च के बेस पे वो इंडस्ट्री कितनी ग्रो कर सकती है, कंपनी कितनी ग्रो कर सकती है, और उसके हिसाब से हमें होल्डिंग रखनी चाहिए। बिना होल्डिंग की कमाई बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर आप सपोज कर रहे हैं कि 10,000 लगा के और आप 10 लाख कमा लें अब बिना होल्डिंग की, तो ये इम्पॉसिबल है। अगर आपको डर लगता है ना दोस्त, अगर आपको डर लगता है कि मेरा पैसा डूब जाएगा, और अगर शेयर भागा है 10%, गिर गया नीचे 30%, तो क्या होगा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि मैं ख़ास तौर पे गिरे हुए शेयर का वेट करता हूँ, भागे हुए शेयर का नहीं। अगर शेयर गिरेगा नहीं तो मुझे प्रॉफिट कैसे होगा। चलो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोगों को ये चीज़ें डर लगती है ना, तो सबसे अच्छा काम है कि ये एक यू शेप बना लो आप, और सपोज़ करो कि ये शेयर 200 रुपये का है, ठीक है, और आप लोग 200 रुपये रुपये के शेयर पे होल्डिंग करना चालू कर रहे हो, तो आपने यहाँ बाई कर लिया 50 शेयर, आपकी जितनी भी बजट अलाउ करता हो उसके हिसाब से आप लोग बाई कर सकते हैं। उसके बाद सपोज़ करो ये शेयर गिर गया और ये 180 पे आ गया, यहाँ पे आप लोगों ने 50 शेयर और बाई कर लिया, उसके बाद ये आ गया 160 पे, फिर आपने यहाँ 50 शेयर बाई कर लिया, फिर आ गया ये 150 पे, फिर आपने 50 शेयर बाई कर लिया। अब आप बताओ कि यहाँ 150 पे आते आते आपका एवरेज अच्छा खासा हो गया होगा, आपका एवरेज अमूमन 170 और 175 के करीब हो गया होगा। फिर आप लोग अगर अप ट्रेंड में जाता है शेयर, तो आप यहाँ भी 50 शेयर बाई कर सकते हैं, यहाँ भी 50 शेयर बाई कर सकते हैं। फिर ये 200 पे आता है, फिर यहाँ 50 शेयर बाई कीजिए, और आप लोग देखेंगे कि जिस स्थान पे ये शेयर था जहाँ से आप लोगों ने बाई करना चालू किया था,
अगर वहीं अगर ये शेयर आ जाता है सेम स्टेज पे, तो भी आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। ये मैं लिख के देता हूँ। और इसमें 1 रुपये का भी लॉस होने का खतरा नहीं है, क्योंकि अगर ये शेयर गिरेगा तभी तो बढ़ेगा भाई। अगर गिरेगा ही नहीं, अगर मान लो आप लोग आते हो कहते हो नहीं भाई मैं शेयर लगा रहा हूँ, भगता जाए भगता जाए, भाई इसमें आपने 50 शेयर खरीदा, भाग गया, आप क्या कमाए। लेकिन अगर ये गिर गया और ये 150 तक आ गया, इसका मतलब आपने इस शेयर में, जहाँ 50 शेयर थे आपके, वहाँ आपने 200 शेयर कर लिए खरीद खरीद के। और फिर जब अब ट्रेंड में गया उस वक्त भी आपने 200 शेयर खरीद लिए, यानी आपके पास 400 शेयर। और प्रॉफिट 30 से 40%, 50% भी प्रॉफिट इसमें हो सकता है। और कहाँ पे, जिस स्थान से आपने बाई करना चालू किया था उसी स्थान पे अगर शेयर पहुंच गया तब भी, यानी शेयर आप ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे शेयर है अगर वहाँ तक भी आ गया तब भी आप लोग प्रॉफिट कमा लोगे। बस शर्त है कि आप लोग स्ट्रैटेजी से काम करो। और जब आप लोग स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे और इस स्ट्रैटेजी से काम करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉफिट होगा ही होगा। अब हम इसके एफ की बात करते हैं। तो देखते हैं कि एफ की होल्डिंग दिसंबर 23 में 1.88% की थी, जो कि मार्च 24 में 1.36% की हो गई, यानी लगभग एफ ने भी होल्डिंग सस्टेन की हुई है। यहाँ बात करते हैं डी की। तो डी के पास होल्डिंग थी 4.37% की, जो कि मार्च 24 में आके 0.94% की होल्डिंग रह गया, यानी डी ने माल बेचा। तो हमें ये भी देखना जरूरी होता है कि किसी मोटी पार्टी ने माल बेचा है तो उस माल को खरीदा किसने है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि दिसंबर 23 में पब्लिक सेक्टर के पास 18.75% की होल्डिंग थी, जो कि मार्च 24 में 22.70% की होल्डिंग हो गई, यानी जो माल डीआईज ने भेजा वो माल गवर्नमेंट ने बाई कर लिया। तो इससे घबराने वाली कोई बात नहीं है कि डीआईज बेच के भाग गए। भाई डीआईज बेच के भागे तो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी की, कंपनी ही गवर्नमेंट की है, सरकारी कंपनी है, तो गवर्नमेंट के पास तो रहना ही रहना है। तो इसीलिए ये गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर ने इसकी होल्डिंग बढ़ा ली। और ये बहुत ही बढ़िया शेयर है और इन्वेस्ट करने के लिए भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी से अच्छा मौका है। लेकिन अभी शेयर अपने 12 वीक हाई पे चल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को कोशिश ये करना है, देख सकते हैं कि अभी इसकी जो प्राइसिंग है 242 है और ये 12 वीक हाई 255 है। तो ये अपने 12 वीक हाई पे ही चल रहा है। तो इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा गिरावट का इंतज़ार करें, और जैसे गिरावट हो तो इसमें ख़रीदारी करना चालू कर सकते हैं। और ज़्यादा दिक्कत डर लगे तो इसमें हम एसआईपी भी कर सकते हैं, कम कम शेयर खरीद के। एक बार में आपको ज़्यादा पैसे किसी भी शेयर में नहीं लगाना, थोड़े थोड़े करके आप शेयर बाई कीजिए, टुकड़ों टुकड़ों में खरीदिए, यू शेप बना लीजिए और उसके हिसाब से आप खरीदारी करना चालू कीजिए। जहाँ शेयर था अगर वहाँ भी पहुँच गया तो भी प्रॉफिट है आपका। तो चलिए हम अब दूसरे शेयर पे चलते हैं और हमारा दूसरा शेयर है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर हम इसके 1 ईयर चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये शेयर अब ट्रेंड में ही रहा है और ये बढ़ता रहा है। और ये आप देख सकते हैं कि एक साल में कंपनी ने 500% का मुनाफा दिया अपने शेयर होल्डर को, यानी ये एक सोने की चिड़िया है। बस आप लोग इसको पालना चालू कर दो और ये आपको मुनाफा देना चालू कर देगा। अगर हम इसके 12 वीक हाई एंड लो की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि 52 वीक हाई जो है इसका 213 का रहा है एंड 52 वीक लो जो है 32.35 का रहा है। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है, सिर्फ 2.59 लाख करोड़ का है। और अगर इसके पी रेशो की बात करें तो इसका पी रेशो 14.44 का है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया शेयर है। हाँ, ये थोड़ा बहुत अभी भाग गया है, तो इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा इंतज़ार करें, थोड़ा गिरने का वेट करें, क्योंकि ये शेयर गिरता भी, आप लोग जैसे देख रहे हैं 213 का 52 वीक हाई रहा है और अभी 198 पे चल रहा है, यानी ये 15-16 रुपये गिर चुका है। और अगर 15-16 रुपये और गिरता है तो हमें इसमें ख़रीदारी करना चाहिए और एसआईपी करना चाहिए। अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करते हैं तो देखते हैं कि इसका जो इसके फंडामेंटल, जस्ट मिनट, ये इरेडा का है, हाँ सॉरी, हाँ
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो है फंडामेंटल है। इसका हमने देख लिया ये चीज़। एंड अगर हम इसके क्वार्टर वाइज रिज़ल्ट की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि इसके मार्च 23 में जो इसका सेल्स रहा है वो 6,737 करोड़ का रहा है, और मार्च 24 में इसका 6,447 करोड़ का सेल रहा है, यानी सेल्स में थोड़ी बहुत गिरावट आई है। और अगर हम इसके एक्सपेंस की देखें तो देखो एक्सपेंस में भी गिरावट आई है। एक्सपेंस रहा है दिसंबर 23 में 35 करोड़ और मार्च 24 में ओनली 34 करोड़ का एक्सपेंस रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्सपेंस में भी कंपनी अपने गिरावट कर रही है, कमी कर रही है। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि दिसंबर 23 में 1599 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि मार्च 24 में 1717 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, यानी नेट प्रॉफिट कंपनी ने बढ़ाया है। इसका कारण क्या है कि इसका कारण अदर इनकम भी है जो 4 करोड़ रहा है, ठीक है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हैं तो अरे वाह, कितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बढ़िया है, 99% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रहा है। एंड मार्च 24 में भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 99% का है। तो ये बहुत ही बढ़िया शेयर है, आगे आने वाला फ्यूचर है, रेलवे के शेयर हैं और रेलवे के प्रोजेक्ट में फाइनेंस करती है कंपनी, तो बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है इस शेयर में इन्वेस्ट करने का। अभी शेयर हाई पे चल रहा है, इसमें थोड़ा इंतज़ार करें और जैसे ही शेयर थोड़ा बहुत डाउन होता है आप लोग इसमें बाइंग दिखा सकते हैं। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि इसके सेल्स जो रहा है वो मार्च 24 में 26,645 करोड़ का है और एक्सपेंस ओनली 133 करोड़, यानी कोई कंपनी इतना अच्छा सेल कर रही है और केवल 133 करोड़ एक्सपेंस कर रही है, तो इसका प्रॉफिट कितना अच्छा होगा। अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो 100% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इस कंपनी का। और अगर हम इसके अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम से इसका 11 करोड़ की प्रॉफिट हुई है। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मार्च 24 में इसने नेट प्रॉफिट 6,412 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया है। और अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट में कंपनी का जो रिज़र्व रहा है वो है 36,110 करोड़ का रिज़र्व रहा है। एंड इसकी जो बोरोइंग है वो बोरोइंग है 4,12,039 करोड़ का, बिकॉज ये एक फाइनेंशियल कंपनी है, इस वजह से इसके ऊपर बोरोइंग भी है। और अगर हम इसके फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो ये है 26 करोड़ का, और इसके टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो 4,85,067 करोड़ की फिक्स एसेट्स हैं इनके पास। तो फिक्स एसेट्स भी अच्छा है और सबसे अच्छा है इनके पास रिज़र्व अच्छा है और इनके पास एसेट्स अच्छे हैं, तो ये एसेट्स बेच के भी अपना रिज़र्व चुका सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। इनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा आ रहा है। और अगर हम इनके इन्वेस्टर की बात करते हैं तो देखते हैं कि इन्वेस्टर के पास कितनी अच्छी होल्डिंग रही है। तो अगर प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स ने होल्डिंग दिसंबर 23 में 86.36% की होल्डिंग रखी थी, जो कि मार्च 24 में भी इन्होंने सस्टेन किया हुआ है 86.36% के साथ। और अगर हम एफ की बात करें तो एफ के पास 1.15% की होल्डिंग थी दिसंबर 23 में, जो कि मार्च 24 में आते आते इन्होंने 1.08% की होल्डिंग रखी है और थोड़ा सा होल्डिंग घटाया है। अगर हम डी की बात करें तो 1.15% की होल्डिंग दिसंबर 23 में थी और मार्च 24 में 0.89% की होल्डिंग है, यानी इन्होंने भी थोड़ा सा माल बेचा है। और जो कि ये माल खरीदा किसने है ये देख लेते हैं, तो ये माल पब्लिक सेक्टर ने खरीदा है, क्योंकि 11.34% की होल्डिंग दिसंबर में थी 23 में, और जो कि 11.68% की हो गई है मार्च 24 में। तो हम ये देख सकते हैं कि जो माल एफ ने बेचा है वो माल सीधे गवर्नमेंट ने बाई कर लिया है, पब्लिक सेक्टर की कंपनी, क्योंकि रेलवे को फाइनेंस करती है, तो सीधे गवर्नमेंट के पास ही इनके शेयर हैं। तो ये डरने घबराने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले खुद की अपनी एक रिसर्च ज़रूर करें, क्योंकि हम अपनी रिसर्च के बेस पे आप लोगों को शेयर बताते हैं और उसके बाद आपको
ब्लाइंडली कहीं भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करना। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी रिसर्च ज़रूर करें, ये पता ज़रूर करें कि शेयर का आगे का भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है। और बाकी एनालिसिस तो हम लोग आप लोगों के लिए बताते ही हैं मेहनत करके। और अगर आप लोगों को डर लगे तो जैसा मैंने पहले कहा कि आप बढ़िया से एक यूस्विप बना लीजिए और कम कम शेयर खरीदते रहिए। अगर मान लीजिए 150 पे है तो 50, 60, सॉरी 40, 30 और 120, 100, यहाँ तक आते आते 100 पे भी आप बाई कर सकते हैं। और जब ये 150 पे जाएगा तो आप देखेंगे कि जहाँ पे ये शेयर था अगर वहाँ भी पहुँच गया तो आपको एक अच्छा मुनाफा दे के जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे एक शेयर की बात करते हैं। अगला शेयर जो है हमारा HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अभी इस शेयर के बारे में बहुत हल्ला हुआ था। इस शेयर ने बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा के दिया है। अगर हम बात करते हैं इस शेयर के 1 ईयर चार्ट पैटर्न की तो आप देख सकते हैं कि इस शेयर ने 194% का प्रॉफिट कमा के दे दिया अपने शेयर होल्डर को। ये देख सकते हैं आप कि जब ये 2000 के करीब ये शेयर होया करता था जुलाई 23 में, और ये अब ट्रेंड में भागता 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 आप लोग देख सकते हैं कि अभी ये 55-5600 करीब ट्रेड कर रहा है। यानी एक साल में 200% का प्रॉफिट, बहुत बढ़िया प्रॉफिट है। और इस कंपनी का बिजनेस इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है कि ये कंपनी कभी डूब ही नहीं सकती। आप लोगों को पता है कि हर जगह युद्ध चल रहा है। कोई भी देश अपने खाने पीने की व्यवस्था के साथ साथ अपने देश की सुरक्षा को सबसे पहले इम्पोर्टेंस देती है। तो इसी सीरीज़ में ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो है इंडियन गवर्नमेंट की एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जो कि डिफेंस के इक्विपमेंट बनाती है, हेलीकॉप्टर बनाती है और डिफेंस के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो बनाती है। एरोस्पेस में काम करती है। एरोस्पेस के जितने भी पार्ट्स पुर्जे वो होता है वो बनाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी कंपनी है डिफेंस सेक्टर की। और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है वो है 3.72 लाख करोड़ का। और इसका 12 वीक जो हाई गया है वो 5674.75 का गया है। और इसका लो गया है 12 वीक 1767.80 का गया है। अगर पी रेशो की बात करते हैं तो 48.78 का है। और ये कंपनी आप लोग देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड कंपनी है, 0.63% की डिविडेंड यील्ड भी देती है। तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। इस कंपनी में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। ये कंपनी अगर आज थोड़ी महंगी दिख रही है, 5547 रुपये की पर शेयर है, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमने ऐसे भी शेयर देखे हैं जो पहले बहुत छोटे होया करते थे लेकिन आज के टाइम पे लाखों में गया हुआ है। जैसे आप लोगों को यकीन ना हो तो आप लोग MRF शेयर प्राइस देख सकते हैं। MRF 1,30,000 रुपये का शेयर पर शेयर गया हुआ है। तो हम इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ये आप यकीन मानिए कि आप 1-1.5 साल इन्वेस्टेड रहने के बाद आप इसमें से डेफिनेटली 50 से 60 या 70% की प्रॉफिट लेके निकलेंगे बढ़िया से। और अगर आप लोगों को डर लगता हो तो सिंपल सा फंडा है, आप यू शेप बनाइए और 5,546 पे कोई शेयर मिल रहा है यहाँ ख़रीदा, फिर 4,000 पे ख़रीदा, फिर 4500 पे ख़रीद लिया, फिर ऊपर गया फिर ख़रीदा, और फिर अगर ये 5500 पे भी आ गया तो भी आपका प्रॉफिट है, आप प्रॉफिट में रहेंगे, समझे। और अगर आप लोगों को ये चीज़ें नहीं करनी तो दोस्तों पैसा लेके आए हो, कॉल पुट में ले जा रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। आपको कौन पूछ रहा है। आप अपने घर के जो ज़रूरत के पैसे हैं जो आप मेहनत करके कमाते हो और इकट्ठा करते हो, और कुछ ऐसे लोग हैं जो एक तरीके से आते हैं और कहते हैं कॉल पुट में आओ और एक दिन में करोड़पति बन जाओ, और वहाँ पे जाके अपना सारा पैसा गंवा देते हैं आप लोग। तो दोस्तों ये सब बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि घर परिवार है, बच्चे हैं। पैसा कम कमाओ लेकिन पैसे को गंवाने मत दो 1 रुपया भी। हम शेयर मार्केट में बड़े प्लेयर को 1 रुपया भी नहीं ले जाने देंगे। भले ही हम आए हैं, शेयर मार्केट में नॉलेज नहीं है, लेकिन ऐसे स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे जहाँ पे हमें
10 दिन की बजाय 1 महीने में हमारा मुनाफा मिले, लेकिन मिलना मुनाफा चाहिए। घाटे का सौदा नहीं करना मेरे भाई, घाटे का सौदा तो बेकार है। हमने मेहनत से पैसे कमाए हैं, हमारे बाप दादों का थोड़ी है जो आके रख गए और हमने गंवा दिया। हमने मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके पैसे कमाए हैं। इसीलिए कॉल पुट बिल्कुल भी ना खेलें। इंट्राडे भी अगर आपको अच्छी नॉलेज ना हो तो ना खेलें, डिलीवरी में ट्रेड करें, अपना पैसा सेफ रखें। प्रॉफिट 1 महीने की जगह 2 महीने में कमाएं, लेकिन प्रॉफिट आना चाहिए। मेरा मेन मोटो है, मेरा मेन मेन जो टारगेट है वो आप लोगों को प्रॉफिट कमाना है, 1 रुपये भी गंवाना नहीं है यहाँ से। अगर दोस्तों कोई हमारे दोस्त कहते हो ना कि मुझे इंट्राडे से फ़ायदा है, मैं कमा लेता हूँ, तो दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें, यहीं से पॉज करके निकल जाएं यहाँ से, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम दूसरे वीडियो पे आते हैं, दूसरे शेयर पे। और अब हम इसके थोड़ा एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि HAL में क्या चल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसका मार्केट कैप बहुत अच्छा है, 12 बिग हाई लो भी बता दिया था। अगर हम इसके क्वार्टर बेस रिज़ल्ट की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो सेल है वो दिसंबर 23 में 6061 करोड़ का सेल रहा है, और जो कि मार्च 24 में, यहाँ आप नोटिस करने वाली बात है कि 14,769 करोड़ का सेल हो गया है। यानी सेल डबल से भी ज़्यादा कर दिया इस कंपनी ने। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस कंपनी में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतनी पोटेंशियल है कि अगले 1 से 2 साल में आपके पैसे डबल भी कर सकती है। क्योंकि हमारा जो देश है वो एक तरीके से अंडर डेवलपमेंट कंट्री है। यहाँ पे हर चीज़ की डिमांड है। यहाँ पे अगर हम खाने की कोई चीज़ डिमांड कर रहे हैं तो हमें अपने जो डिफेंस के प्रोडक्ट हैं वो हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करने से अच्छा हमारे जो गवर्नमेंट है वो चाहती है कि मेक इन इंडिया के थ्रू जितने गवर्नमेंट के प्रोडक्ट हैं, जितने डिफेंस के प्रोडक्ट हैं, उनको अपने देश में ही बनाया जाए मेक इन इंडिया के थ्रू। इसीलिए इस कंपनी को भी गवर्नमेंट बैक कर रही है, ताकि ये कंपनी सारे जितने भी लगभग इसके अपने प्रोडक्ट हैं जिसमें मैन्युफैक्चर करती है उसमें बढ़ोतरी कर सके, और ये हम लोग एक आत्मनिर्भर भारत की तरफ अग्रसर हो सकें। तो देख सकते हैं कि इसने एक क्वार्टर में डबल प्रॉफिट कर दिया है, डबल सेल कर दिया है। अगर इसके एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो दिसंबर 23 में आप लोग देखते हैं कि 4,627 करोड़ का एक्सपेंस रहा, जो कि मार्च 24 में 8,872 करोड़ का। जाहिर सी बात है कि कंपनी ने अगर सेल डबल किया है तो एक्सपेंसेस भी बढ़ेगा, तो इसका एक्सपेंसेस भी बढ़ा है। अगर हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि दिसंबर 23 में 24% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि मार्च 24 में 40% का हो गया है। ये भी एक नोटिस करने वाली बात है कि ये इस कंपनी में बहुत दम है मेरे भाई, बहुत दम है। अगर हम बात करते हैं अदर इनकम की तो देख सकते हैं आप लोग कि दिसंबर 23 में इसने 460 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो अदर इनकम से किया था, और मार्च 24 में इसने 557 करोड़ का अदर इनकम किया। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप लोग ये नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि 1254 करोड़ दिसंबर 23 में था, और मार्च आते आते बिल्कुल आश्चर्यजनक रिजल्ट रहा है इसका, 4,292 करोड़। यानी इसने 4 गुना प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कर दिया। ये देखने वाली बात है एक क्वार्टर में। तो दोस्तों इस कंपनी में बहुत दम है, बहुत ज़्यादा। इसमें आंख बंद करके पैसा लगाया जा सकता है, पैसा डूब ही नहीं सकता, क्योंकि आने वाला समय ही एक तरह से जो डिफेंस सेक्टर है वो बहुत बढ़िया कंपनी है डिफेंस सेक्टर की। अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट भी बढ़ता रहा है। जैसे सेल्स की बात करें तो मार्च 24 में 30,361 करोड़ का सेल्स रहा है, और एक्सपेंस 20,642 करोड़। अगर हम OM की बात करें तो 32% का रहा है, और अदर इनकम की बात करें तो 1,899 करोड़ का अदर इनकम रहा है मार्च 24 में। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 7,595 करोड़ का रहा है, यानी बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट रहा है। और अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं बैलेंस शीट में कि इसका रिज़र्व जो है वो है 28,712 करोड़,
और इसकी बोरोइंग दोस्त 1 रुपया की भी नहीं है, डेट फ्री कंपनी, 1 रुपये का कर्ज नहीं है इस कंपनी पे। भाई ऐसा कंपनी कहाँ मिलेगा आपको जहाँ 1 रुपये की भी बोरोइंग ना हो, आंख बंद करके पैसे लगाने वाली कंपनी है ये। बस आप लोगों को होल्डिंग आनी चाहिए। अगर हम बात करें इसके फिक्स एसेट्स की तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग 8,287 करोड़ की फिक्स एसेट्स है इसके पास। और टोटल एसेट्स की बात करें तो 77,984 करोड़ की टोटल एसेट्स है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है, लाजवाब कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। और अगर हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टर की सॉरी इसके इन्वेस्टर की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि सितंबर 23 में 71.64% की प्रमोटर की होल्डिंग रही है, और जो कि प्रमोटर्स ने दिसंबर 23 में सस्टेन किया है, और मार्च 24 में भी सेम क्वांटिटी सस्टेन किया है। अगर हम बात करें एफआईज़ की तो एफआईज़ ने भी बिल्कुल भी माल नहीं बेचा किसी भी क्वार्टर में। और अगर हम डीआईज़ की बात करें तो लगभग डीआईज़ ने भी अपने माल सस्टेन किया हुआ है, 1 रुपया भी नहीं बेचा, और ना ही पब्लिक सेक्टर ने बेचा है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी से तो मोटी पार्टियां हट ही नहीं रही है, उनको पता है कि ये जो कंपनी है ये आपको मोटा प्रॉफिट देने वाली है, ये कंपनी रुकने वाली नहीं है। अभी ये कंपनी 10,000, 15,000, 20,000 भी जा सकती है, लेकिन बशर्ते कि इस कंपनी में होल्डिंग आनी चाहिए। अगर आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 10 से 15% लेके निकल जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि जब दोस्तों आए हो ना शेयर मार्केट में तो कुछ सोच के ही आए होगे, कुछ एम होगा, कुछ बनना होगा, तो इसमें होल्डिंग ज़रूर करें, ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। चलिए दोस्तों अगली कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगली कंपनी है अपनी आई आई एफ एल फाइनेंस लिमिटेड। ये एक एनबीएफसी फाइनेंस कंपनी है जो कि लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है और मल्टीपल सेक्टर में लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है, लाइक होम लोन, गोल्ड लोन, और भी मल्टीपल इसके एरिया है जहाँ ये लोन डिस्ट्रीब्यूट करती है। अभी इसके काम में एक रुकावट आ गई थी, आरबीआई ने इसकी गोल्ड लोन डिस्ट्रीब्यूशन पे रोक लगा दी थी, बिकॉज उन्होंने कुछ ऐसा पाया था जिससे कि इनके गोल्ड की क्वालिटी में थोड़ी बहुत खामी पाई गई थी, और इसके लिए आरबीआई ने एक स्पेशल ऑडिट बिठा दिया था, और जो कि उस विशेष ऑडिट का जो रिज़ल्ट है वो आ गया है, और जो रिज़ल्ट रहा है वो इनके पक्ष में रहा है और इनको क्लीन चिट मिल गई है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये लगभग मार्च के महीने में आरबीआई ने इनके गोल्ड लोन डिस्ट्रीब्यूशन पे रोक लगाई थी, और जब शेयर गिर के हो गया था 324, 25, 17, 12 देख सकते हैं आप लोग, और उसके बाद जब इसका ऑडिट का रिपोर्ट आया उसके बाद से शेयर भागता जा रहा है और अप ट्रेंड में चल रहा है, और अभी ये शेयर 530 के करीब गया था और अभी 502 पे ट्रेड कर रहा है, और इसका टारगेट आप लोग मान के चलिए कि लगभग 600, 650 का टारगेट है। यानी आप लोगों को 100 रुपये इस शेयर में तो ईजिली 1 से 2 महीने में आराम से देखने को मिल सकता है। और अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इसका मार्केट कैप जो है ज़्यादा नहीं है, 21.51 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, और इसका 12 वीक हाई देख सकते हैं लगभग 700 रुपये तक का है, 683.19 का, और 52 वीक लो है जो 304.25 का। ये उसी दिन गया था जिस दिन आरबीआई ने इन पे पेनल्टी कहते हैं कि इन पे गोल्ड लोन डिस्ट्रीब्यूशन रोक लगाई थी। अगर इसके पी रेशो की बात करें तो बहुत ही बढ़िया पी रेशो है, 11.42 का है, और ये डिविडेंड यील्ड कंपनी है, 0.96% की डिविडेंड भी देती है। और अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करते हैं तो देख सकते हैं कि इनके क्वार्टर बेस्ड रिज़ल्ट क्या आए हुए हैं। इनके रिज़ल्ट में देखते हैं कि इसका रिवेन्यू जो रहा है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या रहा है। ये देख सकते हैं आप दिसंबर 23 में 2,648 करोड़ का रिवेन्यू है, जो कि मार्च 24 में 2,854 करोड़ का हो गया है। और अगर हम इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 945 करोड़ दिसंबर 23 एंड 1,244 करोड़ मार्च 24। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं क्वार्टर एंड क्वार्टर तो देख सकते हैं आप लोग कि दिसंबर 23 में 545 करोड़ का नेट प्रॉफिट था,
जिसके बाद जब ये एक न्यूज़ आती है कि इसके गोल्ड लोन में दिक्कत हो गई है, तो इसका प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुआ है और नेट प्रॉफिट भी कम हुआ है। आप लोग देख सकते हैं 545 से गिर के 431 रह गया, क्योंकि आरबीआई ने स्पेशल ऑडिट बिठा दिया था और गोल्ड लोन पर डिस्ट्रीब्यूशन लगा दिया, जिसके कारण इसके शेयर गिर गए थे। और फिर से जब से इसको क्लीन चिट मिला है तब से ये शेयर भाग ही रहा है। तो दोस्तों इसमें भी इन्वेस्ट किया जाता है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और ये कंपनियां गिरे हुए कम भाव पे मिल रही है, क्योंकि ये कंपनी बहुत इतनी अच्छी कंपनियां इतने कम भाव पे मिलती कहाँ हैं, और कभी मौका मिलता है तो ख़रीदारी करनी चाहिए। और अगर हम बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की ईयर ऑन ईयर, तो आप लोग देखते हैं कि मार्च 23 में इसका जो रिवेन्यू है 8,412 करोड़, और मार्च 24 में बढ़ के हो गया 10,249 करोड़। अगर हम इसके बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो आप लोग देख सकते हैं कि 1608 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो मार्च 23 में रहा है, और 1974 करोड़ मार्च 24 में रहा है। तो इसका मतलब कि ईयर ऑन ईयर ये कंपनी भी प्रॉफिट दिखा रही है। और अगर हम बात करते हैं कि इसके बैलेंस शीट के, तो आप बैलेंस शीट में भी देखते हैं आप लोग कि इसका रिवेन्यू जो है वो है रिवेन्यू जो है 40,017 करोड़, और उसके बाद मार्च 24 में जो हो गया है 47,161 करोड़ का। और सॉरी, ये इसका रिवेन्यू नहीं है, इसका रिवेन्यू ये इसका बोर्डिंग है। और इसका जो रिवेन्यू जो वो 8,916 करोड़ और ये 10,561 करोड़ का था, यानी इसकी बोर्डिंग है। और अगर हम इसके फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो 8,062 करोड़ मार्च 23 में, और मार्च 24 में 9,906 करोड़। अगर हम इसके टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो 53,001 करोड़ की टोटल एसेट्स मार्च 23 में है, और 62,421 करोड़ का मार्च 24 में। तो इसके पास फिक्स एसेट्स भी अच्छा है, और जो बोर्डिंग है, बिकॉज ऑफ ये एक फाइनेंशियल कंपनी है तो इसके पास तो बोर्डिंग रहेगी रहेगी, क्योंकि ये किसी से लेके ही तो देती है, दूसरी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। और अगर हम इसके इन्वेस्टर की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि इन्वेस्टर भी अच्छे हैं। अगर हम प्रोमोटर्स की बात करते हैं तो प्रोमोटर्स ने माल बिल्कुल भी नहीं बेचा। देख सकते हैं 24.80% की दिसंबर 23 में, उसके बाद मार्च 24 में 24.78% की, और उसके बाद लास्ट क्वार्टर मई में 24.93% की होल्डिंग रखी है, यानी प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। और घटाई किसने है, तो ये देख सकते हैं एफ आईज ने 31.27% की होल्डिंग दिसंबर 23 में रखा था, मार्च 24 आते आते 29.14, और देन मई 24 में 28.52, तो थोड़ा थोड़ा होल्डिंग कम करता गया है एफ आईज। और अगर हम डी आईज की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं डी आईज ने माल को बेचा नहीं है, इवन बढ़ाया ही है अपनी होल्डिंग। और अगर पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो पब्लिक सेक्टर ने भी अपनी होल्डिंग इसमें बढ़ाई है, 35.67 से लेके 37.48 तक पहुंचा दिया है। तो ये कंपनी भी अच्छी है, इसमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है। और अगर डर लगता हो तो फिर से वही एक फॉर्मूला अपनाएं, यू शेप बनाएं, और अगर ये शेयर 400 पे मिल रहा है तो 400 पे बाई करें, उसके बाद 350, उसके बाद 325, और उसके बाद 300 आए तो 300 पे भी लें अगर गिरने का डर है तो। और जहाँ तक आपको लगता है कि ये शेयर भाग ही रहा है, क्योंकि अभी गिरा था और भाग रहा है, तो आप यकीन मानिए 400 पे है, तो ये शेयर अगला जो टारगेट है इसका वो 500 का भी है, और 600 का लास्ट टारगेट है, बिकॉज ये 600 पे ट्रेड कर रहा था लास्ट टाइम, और जब से न्यूज़ आई तब से गिरा, और अब क्लीन चिट मिल गया तो डेफिनेटली ये 600 तक जाना ही है, 600 से ऊपर भी जाएगा, तो इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और अब हम चलते हैं अपने अगले शेयर पे। जो हमारा अगला शेयर है टाटा स्टील लिमिटेड। ये एक स्टील सेक्टर का मल्टीनेशनल कंपनी है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जमशेदपुर में है, और टाटा के प्रोडक्ट हैं
तो आप लोग जानते ही हैं कि टाटा समूह, टाटा ग्रुप की कंपनियां कभी भी बर्बाद नहीं हो सकती, क्योंकि उनके पास फंड भी अच्छे होते हैं और ये मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इसके देश के साथ साथ विदेशों में भी अच्छे बिजनेस चल रहे हैं। अगर हम इसके एक साल के चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो शेयर है वो अप ट्रेंड में ही रहा है, वो अप ट्रेंड में ही चलता रहा है और अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। एक साल में ये 50% की प्रॉफिट दे चुका है अपने शेयर होल्डर को बिना किसी रिस्क के। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करते हैं तो इसका मार्केट कैप जो है 2.15 लाख करोड़ का है और इसके 12 वीक जो हाई रहा है वो है 184.60 का और लो रहा है 111.65 का। बहुत ही अच्छी कंपनी है, डिविडेंड यील्ड है 2.09% की डिविडेंड देती है, बहुत ही अच्छा। अगर आप होल्ड करते हैं तो इससे डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलता रहेगा। महंगा शेयर नहीं है, 171 रुपये का ही शेयर है, तो इसमें होल्डिंग कर सकते हैं और लंबे समय के लिए बाय करके रख सकते हैं। और दोस्तों फिर मैं कहता हूँ, अगर आप लोगों को फिर से लगता है कि ये शेयर गिर जाएगा तो ये आपकी गलती है, क्योंकि एक टाटा समूह का जो टाटा ग्रुप की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी जो स्टील के सेक्टर में काम करती है, और आप लोग जानते हैं कि स्टील के प्रोडक्ट किचन से लेके मशीनरीज तक हर चीज़ में स्टील का यूज़ होना है और स्टील का प्रोडक्ट यूज़ होना है। और जब स्टील का प्रोडक्ट यूज़ होगा तो स्टील आएगा भी तो ऐसी कंपनियों से ही, क्योंकि ऐसी ही कंपनियां पूरे इंडिया में, इवन वर्ल्ड में भी अपने स्टील जो मैन्युफैक्चरिंग पावर है वो दिखा रही हैं और प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं और सेल कर रही हैं। अगर हम बात करें इनके फंडामेंटल्स की तो आप लोग देख सकते हैं कि फंडामेंटल भी बहुत अच्छी कंपनी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, इसका मार्केट कैप अच्छा है, डिविडेंड भी देती है, आरओई भी अच्छा है, इसका 6.55% की आरओई है। और अगर हम इसके क्वार्टर बेस रिज़ल्ट की बात करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इसका सेल रहा है वो दिसंबर 23 में 55,312 करोड़ का रहा है और जो कि मार्च 24 में बढ़ के 58,687 करोड़ का हो गया है। और अगर इसके एक्सपेंसेस की बात करें तो इसका एक्सपेंस दिसंबर 23 में रहा है 49,048 करोड़ का और जो कि मार्च 24 में 52,087 करोड़ का हो गया है। और अगर हम इसके ओपीएम की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो बढ़िया है, 11% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दे रही है कंपनी और सस्टेन कर रही है। दिसंबर 23 में भी इसने 11% दिया और मार्च 24 में 11%। और अगर हम इसके नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देख सकते हैं आप लोग कि नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है। दिसंबर 23 में 522 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया कंपनी ने, जो कि मार्च 24 में 555 करोड़ का हो गया। यानी कंपनी एक प्रॉफिटेबल कंपनी है और प्रॉफिट भी शो कर रही है क्वार्टर एंड क्वार्टर भी। और अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर की प्रॉफिट की बात करते हैं तो इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो देखते हैं कि कंपनी का जो सेल रहा है वो मार्च 23 में 2,43,353 करोड़ का और जो कि मार्च 24 में 2,29,171 करोड़ का हो गया। यानी गिरावट आई थोड़ी सी सेल में और एक्सपेंसेस में भी उस हिसाब से गिरावट आई। अगर हम इसके ओपीएम की बात करें तो मार्च 23 में 13% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि घट के हो गया थोड़ा कम 10%। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो इस कंपनी के शेयर थोड़े से डाउन हुए थे बिकॉज ऑफ इसके नेट प्रॉफिट में कमी आई थी। और आप देख सकते हैं कि जो मार्च 23 है उसमें नेट प्रॉफिट जो रहा है 8,075 करोड़ का और मार्च 24 में कंपनी ने नेगेटिव रिजल्ट शो किया, लॉस हुआ था इसको 4,910 करोड़। इसीलिए ये कंपनी थोड़ी सी इसके शेयर डाउन हो गए और गिर गई थी। और अगर हम इसके बैलेंस शीट की बात करते हैं तो देखते हैं कि इसका तो जो रिज़र्व है वो रिज़र्व है 1,01,861 करोड़ का मार्च 23 में और ये थोड़ा सा घट के मार्च 24 में हो गया है 90,788 करोड़। और इसकी बोरोइंग भी है 84,893 करोड़ की बोरोइंग जो है मार्च 23 में थी और अभी जो है 87,082 करोड़ की बोरोइंग है। और अगर हम इसके
फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स इसके बहुत अच्छे हैं, 1,48,814 करोड़ की सिर्फ फिक्स एसेट्स है। तो बोरोइंग से तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास अपने खुद का फिक्स एसेट्स इतना ज़्यादा है कि कभी भी बेच के अपना बोरोइंग चुका सकती है। और उसके बाद बात करते हैं टोटल एसेट्स की, तो देख सकते हैं आप लोग 2,69,312 करोड़ की फिक्स एसेट्स है। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छी कंपनी है और इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। और अगर डर लगता हो कि नहीं ये शेयर गिर जाएगा, इस शेयर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो दोस्तों टाटा की कंपनी कभी है जो कभी गिर ही नहीं सकती, कभी बर्बाद नहीं हो सकती, क्योंकि जब से हम पैदा हुए जब से टाटा का बिजनेस बढ़ा, ये घटा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि स्टील सेक्टर का जो डिमांड है और सप्लाई है वो बेस्ट होता है मल्टी ओवरसीज़ मार्केट में भी। अगर चाइनीज़ मार्केट में डिमांड बढ़ जाता है, अगर यूएस में डिमांड बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली इंडिया में डिमांड बढ़ता है और प्राइस हाई हो जाता है। और जब डिमांड कम होता है तो प्राइस डाउन होता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं इस कंपनी में लगाना ठीक नहीं है, प्राइस अभी ज़्यादा है, कंपनी ने लॉस दिखाया है, तो दोस्त तो शेयर भी तो सस्ता है। शेयर आपको 1,000 रुपये का थोड़ी मिल रहा है। आप टीसीएस का शेयर देख लो, 1,000, 1,500, 2,000। आप अडानी ग्रीन के शेयर देख लो, 2,000 के करीब, अभी 170 रुपये का तो शेयर है, तो अभी बाई किया जा सकता है। और टाटा स्टील की एमएनसी कंपनी है, अगर आप लोग चाहो तो ये शेयर भी क्या कहते हैं कि अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो इनसे, क्योंकि अभी एक क्वार्टर में इसने नुकसान दिखाया है। नुकसान हो सकता है क्योंकि कंपनी है, नुकसान फ़ायदा होता रहता है, लेकिन अगर ये कंपनी प्रॉफिट दिखाती है तो 500 भी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये शेयर, क्योंकि ये शेयर एक समय बढ़ा हुआ था और स्प्लिट देके ही नीचे आया था और फिर स्प्लिट से ऊपर जा रहा है, तो इसमें निवेश किया जाता है। अगर डर लगता है निवेश करने में तो फिर से एक ही फॉर्मूला आजमाओ, यू शेप बनाओ बढ़िया, ठीक है। और 177 है, 177 पे आपने बाई किया 50 शेयर, मान लो अपने बजट के हिसाब से आप 100, 200, 300 भी कर सकते हो, जैसा आपका बजट। उसके बाद ये 150 आता है, यहाँ भी 50 शेयर खरीद लो। फिर ये 140 आता है, सपोज़ करो यहाँ भी आपने 150 शेयर खरीद लिया। अगर 100 भी आ गया तो भी हमने 100 पे 50 शेयर बाई कर लिया। इसी तरीके से फिर 160 पे 50 शेयर, 170 पे 50 शेयर हमने फिर बाई कर लिया। और फिर 177 गया, हाँ 177, फिर हमने 50 शेयर बाई कर लिया। अगर ये जो लेवल है 177 का, 177 से गिर के फिर से 170 पे पहुंच जाता है, तो भी दोस्तों आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में ही रहेंगे आप लोग, नुकसान हो ही नहीं सकता। दोस्तों अगर आप लोग ट्रेड एक स्ट्रैटेजी के तहत करें, स्ट्रैटेजी को फॉलो करके करें, होल्डिंग करना सीख जाएं, गिरते हुए शेयर का वेट करें कि गिरे तभी बाई करेंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों को प्रॉफिट होगा ही होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रॉफिट ना हो। तो दोस्तों अब मैंने आप लोगों को ऐसे 5 शेयर बताएं जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। और किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले खुद का रिसर्च ज़रूर करें, उसके बाद ही अपना किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करें। और अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के एक लाइक से मुझे बहुत ही बूस्ट मिलता है, ताकि मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे और वीडियो ला सकूं जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।